जैसे किसान ने आलू पैदा किया, ठीक। अब किसान को तो मालूम नहीं कितने सारे किसान आलू पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता टोटल मांग कितनी है। उसको बस लगा कि मेरी जमीन ऐसी है, मुझे आलू पैदा करने की समझ है, तो मैं आलू पैदा कर दूं भाई। तो ऐसे कुल मिला के बहुत सारे किसानों ने आलू पैदा किया। अब आलू एक ऐसी चीज है कि उसको एक आम आदमी स्टोर करके नहीं रख सकता, उसके पास स्टोर करने की क्षमता नहीं, तो उसे तो वो बेचना ही है। तो अब जिस समय आलू की फसल आती है उस समय आलू बहुत हो जाते हैं। मतलब पूरे साल का आलू समझ लो इकट्ठा एक ही सीजन में हो गया। एक महीने में किसी का आलू आज कटा, किसी का आलू मतलब किसी ने आलू आज खोदा, किसी ने आलू कल खोदा, ऐसे करके एक महीने में वो आलू निकल के आता है जो पूरी साल खाया जाना है। तो पूरी साल की जितनी मांग है वो सारी मांग की आपूर्ति कब हो जा रही है? किसी एक महीने में हो जा रही है। और उस एक महीने में मांग तो उतनी ही जितनी पूरे पूरे साल में जितनी मांग होती है उसका 12वें हिस्से की मांग है एक महीने में। उस उस महीने में थोड़ा आलू सस्ता रहता है तो थोड़ा ज्यादा लोग खा लेते होंगे, थोड़ी ज्यादा मांग होती होगी बस। लेकिन आपूर्ति बहुत ज्यादा हो जाती है उस महीने में। तो अब उस आपूर्ति को जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास आलू को कलेक्ट करके रखने की क्षमता है, जिनके स्टोरेज वगैरह हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो सस्ते से सस्ते में खरीदते हैं, क्योंकि किसान अपने घर रख नहीं सकता, नहीं तो ये तो खराब हो जाएगा। जो 2-4 रुपए भी मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे, तो उसे तो वो देना ही होता है। इस मजबूरी का फायदा उठा के जो आड़ती है, माने जो बीच में है, जो इनसे खरीदता है और फिर बाहर बाद में हर साल हर महीने थोड़ा थोड़ा हर रोज करके बेचता है, उसको पूरा लगभग आइडिया है कि मेरे यहाँ से रोज लगभग कितने बोरे आलू जाते हैं, तो उसको मांग का आइडिया है एक। किसान को नहीं मालूम है, उसको मालूम है। तो उसको मालूम है तो वो उसी हिसाब से, और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी इतना ही करता है वो कि मुझे भाई 1,000 बोरे खरीदने हैं आलू के, क्योंकि मेरे यहाँ से 1,000 बोरे ही लगभग पूरे साल में बिकते हैं। जो जो रेडी वाले हैं, जो अ, वैसे विक्रेता हैं, फुटकर विक्रेता, वो थोक विक्रेता से लेके जाते हैं, तो थोक विक्रेता को एक आइडिया रहता है पूरे साल का कि मेरे यहाँ से 1,000 बोरी आलू बिक जाता है, इतने बोरी गोभी बिक जाता है, इतने सलजम, इतना ये इतना वो, तो उसको एक आइडिया रहता है। तो वो उससे ज्यादा इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि उसका खराब होगा फिर इकट्ठा करेगा तो वो लगभग उतना ही खरीदता है, और उसको मालूम है इतना बिक जाना है, तो वो अपने हिसाब से रेट देखता है। अब जब वो उतने हिसाब से रेट देखता है तो खरीदने वाले उस समय कम हो जाते हैं, और आलू किसान जो हैं वो ज्यादा है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कितने किसानों को क्या उगाना है। किसान जो है उस महीने में धड़ाधड़ पहुंचता है बेचने के लिए। अब मान लिया जिसने 1,000 बोरी खरीदनी थी उसने खरीद ली, जिस जिसने भी जितनी खरीदनी थी 1,000, 500, जिस जिसका जितना भी हिसाब किताब था उन सब ने खरीद ली, और आलू अभी भी बचा पड़ा है। आलू वाला किसान आए जा रहा है मंडी में। अब वहां कोई खरीदने को बैठा नहीं होगा, क्योंकि एक तो उनके कोल्ड स्टोरेज की क्षमता भी पूरी हो गई, दूसरा उनके पास जितना पैसा था इन्वेस्टमेंट वो उन्होंने सब कर दिया, और उनको मालूम है इससे ज्यादा बिकेगा भी नहीं। अब क्या करेंगे वो? अब तो वो यही बोलेंगे भाई अब 2 रुपए किलो देना है तो दे दो। उसको वो जैसे तैसे कुछ ना कुछ सेट करेंगे कहीं ना कहीं कर, क्योंकि अब मांग नहीं रही, उस समय कोई मांग नहीं है आलू की। तो इतना रेट गिर जाता है कि किसान को कई बार इतना गुस्सा आ जाता है कि उसको लगता है कि इसको वापस में लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वापस ले जाने का किराया लगेगा। वो किराया भी उसमें जो है वो नहीं होता, और वहां ले जाके रखेगा कहाँ, खराब हो जाना है, तो फेंक जाता है या बेच जाता है, और निराश होकर घर जाता है। अब घर उसके पत्नी है, बच्चे हैं, वहां सब बैठे हैं इस उसमें के पिताजी आलू बेच के आएंगे, और कुछ कपड़े, कुछ मसाले, कुछ सब्जी, कुछ दूसरी चीजें खरीद के लाएंगे, कल मेरी फीस भी दे देंगे स्कूल में। ऐसी ऐसी आशा में सब बैठे रहते हैं। बाप सिर नीचा किए आके बैठ जाता है किसान, और पत्नी समझ जाती है कि कुछ बुरा हो गया है। और अगले 4-6 महीने तक, जब तक अगली फसल आए, फिर से कोई आशा लेके वो फिर से वो बेचारे लग जाते हैं। ये उनकी जिंदगी होती है। यही बात आपको बाकी जगह है। जिन कामों को करने के लिए लेबर ज्यादा है,
क्योंकि लेबर वाले काम जो हैं उनको करने के लिए लोग बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एजुकेशन वगैरह सबको है नहीं, तो वैसे स्किल हो नहीं पाते। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, तो उनको अनस्किल्ड वाले जॉबों में ज्यादा लोग रहते हैं। माने 4 लोग बुलाओ तो 40 लोग आ जाएंगे, 400 लोग आ जाएंगे। तो वहां फिर आदमी बोलता है भाई 250 रुपये में कौन काम करेगा। 250 मतलब जो एक मिनिमम वेज है, जिससे कम नहीं कर सकते, जो जिससे नीचे करने में मानवता थोड़ी खटकती है यार, अब फ्री में तो नहीं करवाना चाहिए। तो उनमें से कोई ना कोई तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भाई कुछ नहीं मिलने से कुछ तो मिलेगा। तो कोई 100 रुपए में, कोई 80 रुपए में, कोई 200 रुपए में, ऐसे करके मजदूर तैयार हो जाता है। हम तैयार है, हम तैयार है, ऐसे करके हाथ उठा देते हैं। जो नहीं उठा पाते या जिन्हें लगता है ये तो बहुत कम है, वो रह जाते हैं, उन्हें काम ही नहीं मिलता। फिर अगले दिन तो वो भी उठाई देंगे, क्योंकि कितने दिन इंतजार में रहेंगे कि हमें 500 रुपये 1000 रुपये मिलेगा। क्योंकि वैसे भी काम उतने ज्यादा है नहीं, कोई बिल्डिंग इतनी सारी थोड़ी बन रही है कि वहां लेबर का काम इतना मिल जाएगा। किसानी का काम रोज भी नहीं होता कि उसको वहां मिल जाएगा। तो लेबर के काम, तो यहां पर भी क्या लग रहा है, यहां पर भी यही सिद्धांत लग रहा है कि जिस काम के लिए जितने लोग चाहिए, अगर उससे ज्यादा उसको करने के लिए तैयार हैं, तो उनकी सैलरी कम होगी। और जो ऐसा काम है कि जितने लोग चाहिए और उसको उतने काम करने वाले मिल नहीं रहे हैं, तो उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तब कोई वहां उस काम को करने को आएगा। समझ रहे हैं, उल्टा हो जाता है। इससे कितने सारे वर्ग बन जाते हैं, और ऊपर से अमीर से लेके, एक आदमी है जो हजारों करोड़ का मालिक है, और एक आदमी है जो 1000 रुपए का भी मालिक नहीं है ठीक से। अब सोचो, यहाँ 1000 रुपए का भी मालिक नहीं है, माने भिखारी है, भिखारी से लेके और हजारों करोड़ रुपए के मालिक तक कितने सारे वर्ग हो गए होंगे। आप कितने भी वर्ग बना सकते हैं इसमें, 10 20 30 40 50, हर 10% में आप समझ लो कि वर्ग। यूं तो हर परसेंट में वर्ग हो रहा है, लेकिन थोड़े बहुत अंतर को आदमी कंसिडर नहीं करता, पता नहीं चलता, इतना कैलकुलेटिव नहीं होता। हर परसेंट पे भी एक आप वर्ग बना दोगे तो 100 वर्ग हो जाएंगे नीचे से ऊपर तक। ऊपर के 10% में 10 वर्ग अमीरी वाले, 90 से लेके 70 तक 20% में मध्यम वर्ग वाले। मध्यम में भी जैसे होते हैं ना, निम्नतम मध्यम, मध्यम मध्यम, उच्च उच्च मध्यम। ऐसे ही अमीर में भी जस्ट अमीर है, फिर थोड़ा और ज्यादा अमीर है, फिर बहुत ज्यादा अमीर है, ऐसे करके। ऐसे ही गरीबों में भी, और ऐसे ही बिल्कुल बेरोजगारों में, मतलब महागरीबों में। इस तरह के बहुत सारे वर्ग बन जाते हैं। उसी तरह का उनका मूल्यांकन हो जाता है। तो अब आप सोचें कि जो कोई ऐसी चीज का निर्माण हो रहा है कि जिसकी मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम हो रही है, तो उस चीज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी, तो सीधी सी बात है कि जो गरीब वर्ग है वो तो खरीद नहीं पाएगा उसे। है ना, जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, मोटरसाइकिल है, पेट्रोल है, डीजल है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मकान है, ये सब तो खरीद नहीं पाएगा ना। क्योंकि अच्छे मकानों की जो कोई लोग बना रहे हैं, जो बनाने वाले हैं बिल्डर, वो कम बनाते हैं। क्यों कम बनाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि भैया 10% ही तो अमीर लोग हैं, वही खरीद सकते हैं। तो वो उसी हिसाब से उनका प्रोडक्शन करते हैं। तो कम प्रोडक्शन होता है, तो उसी हिसाब से उनका वैल्यूशन हो जाता है। अब जो उसका खर्चा आया होता है बनाने में, उससे कम तो वो रखेगा नहीं। वो कोई फ्लैट, कोई आलू जैसे तो है नहीं कि भाई वापस लेके तो खराब हो जाएंगे। वो तो वेट कर सकता है 6 महीने साल भर, इससे ज्यादा वो भी नहीं वेट कर सकता, क्योंकि वो उसने भी लोन पे पैसा लिया हुआ होता है, उसका ब्याज भी चुकाना होता है। तो उसका भी एक पर्टिकुलर पीरियड ही रहता है। अभी आपने जैसे देखा होगा, जब बीजेपी की वो आई थी 2014 में, बीजेपी की सरकार आई थी, तो तब ऐसी बातें हो रही थी। और इन्होंने वो तो कर ही दिया था, क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन कर ही दिया था। पैसा लोगों के हाथ में था ही नहीं उस समय पे। और
ये भी बात होने लगी थी कि प्रॉपर्टी के कागज जो हैं वो भी ई प्रॉपर्टी होगी, मतलब एक आदमी के पास इससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो लोगों ने क्या किया था कि प्रॉपर्टी खरीदना, फ्लैट्स खरीदना बंद कर दिया था काफी अरसे तक। अब उस काफी अरसे के बाद में तो ये फिर पेंडेमिक हो गया, तो अभी तो लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो नीचे गिर गए थे, और कई बिल्डर्स की कंपनियां घाटे में चली गई थी, क्योंकि उनके जो मौजूदा फ्लैट थे जो वो ऑलरेडी उन्होंने कांग्रेस की सरकार में बना लिए थे इस तरह से कि भाई ये बिक जाएंगे, उनका जो अपना एक अंदाजा था कि इतनी मांग तो हो ही जाएगी, वो मांग एकदम ड्रॉप कर गई थी उनकी नीतियों के कारण, बीजेपी की नीतियों के कारण। तो बिल्डर्स घाटे में चले गए, तो वहां जितने लोग लेबर और बाकी सब जॉब था वो सब खत्म हो गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर बाजार में मांग नहीं है तो उनके रेट गिर जाएंगे। तो जो उनके फ्लैट के रेट थे वो उन्होंने काफी गिरा दिए थे, फिर भी कोई खरीदने नहीं आ रहा था। बहुत जब काफी गिरा दिए, तो अब जिनके पास में उतना पैसा था तो उन्होंने उस सस्ते में सब खरीद लिए। तब अब उन्होंने वो घाटे में बेचे होंगे या नेट टू नेट बेचे होंगे। और अब नहीं तो बनाएंगे नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि जब यही नहीं बिच रहे हैं तो नए कैसे बनाएंगे। तो जो जॉब है उस सेक्टर में वो सारा पूरा धाराशायी हो गया। अब ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मेरे जो छोटे भाई हैं वो इसी जॉब में थे, प्रॉपर्टी डीलिंग की जॉब में। पूरी तरह से चौपट हो गया था वो धंधा, पूरी तरह से। मतलब 2-3 साल तक कोई एक आध फ्लैट बिकता था। इतना इतनी बुरी हालत हो गई थी, दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं। बाकी गाँव में तो क्या हुआ होगा। और तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये ये इसीलिए रहती हैं कि जिन चीजों का मूल्य ज्यादा हो रखा है, अब उन्हें गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता। जब गरीब आदमी खरीद नहीं सकता तो वो सुखी कैसे होगा? जो वस्तुओं और सेवाओं से सुखी होने की बात है, वो सुख कैसे आएगा? तो वो केवल 10% को रह जाता है। अमीर आदमी सस्ती चीजें खरीदता नहीं। उसका एक अलग ही जीवन है, उसका एक अलग ही मार्केट है। एप्पल कंपनी को मालूम है कि इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं और कितना वो एप्पल का माल खरीद सकते हैं, वो उतना ही बनाती है, इससे ज्यादा बनाती ही नहीं। और अपना स्टेटस बना के रखती है। क्योंकि अगर कल को एप्पल के मोबाइल सब खरीदने लग जाए तो फिर ये अमीर लोग नहीं खरीदेंगे। क्योंकि क्योंकि उन्हें अपना कुछ स्टैंडर्ड भी बना के रखना पड़ता है। एक मूल्य समाज में ऐसे दिखे ऐसे भी बना के रखना पड़ता है। तो इस तरह से कितने सारे वर्ग बन जाते हैं। इन्हीं वर्गों से जो लगातार गरीब रहते हैं उनकी जातियां बनने लगती हैं। क्योंकि कोई ना कोई तो उपनाम सब लोग रखेंगे ना, जिन्हें हम गोत्र वगैरह बोलते हैं। तो बाटली वाला, तो दारू वाला, ऐसे कुछ ना कुछ तो रख लेते हैं। अगर आप SC ST टाइप की जाति में भी ना जाएं तो इस तरह से सरनेम होने लगते हैं। अब ये सरनेम कालांतर में जाके जाति बन जाती है। भाई दारू वाला जाति, बाटली वाला जाति, ये 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 जाति बन जाएगी ना अगर लगातार वो उस धंधे में रहेंगे। उसके बाद उनके घर में से कोई दूसरे धंधे में भी जाएगा तब भी सरनेम वो वही रखेगा। तो जब लगातार इतने सारे जो वर्ग हो गए हैं, 100 से भी ज्यादा जो वर्ग हो गए हैं, इन जब ये लगातार उस वर्ग में रहते हैं तो फिर दूसरा जो समाज है वो इन्हें उसी आधार पे जानने समझने लगता है, पहचानने लगता है। और गरीब के साथ तो व्यवहार जो हो रहा है वो जाति की वजह से नहीं, गरीबी की वजह से हो रहा है स्टार्टिंग में जो है। फिर एक बार वो फिक्स हो जाता है कि अच्छा ये उन गरीब कम्युनिटी से है भाई। तो वो अब उनमें से कोई अमीर भी बन जाए थोड़ा, तो तब भी क्योंकि वो सदियों से लदी हुई एक चीज है, दूसरा आदमी उसको दिमाग में रखता है कि अच्छा रहता तो ये उधर ही है, इसके रिश्तेदार तो उधर ही है ना, इसके यहाँ आते तो वही रिश्तेदार हैं जो बाकी गरीब हैं, और ये भी उनके वहां जाता है, इसका वहां संपर्क है ना, तो इससे हम संपर्क नहीं रखेंगे। क्योंकि हर आदमी तो चाहता है ना कि मैं या तो मेरे बराबर वाले के साथ संपर्क रखूं या तो मैं मेरे से ऊंचे वाले के साथ संपर्क रखूं, अगर संभव हो पाता है। ऊंचे वाले के साथ तो कभी रेयर कंडीशन है, कोई प्यार व्यार टाइप की बात हो जाए, नहीं तो
जनरली आदमी अपने ही बराबर वाले के वहां पे नाते रिश्तेदार उठना बैठना मित्रता वगैरह सब हो पाती है स्वाभाविक रूप से। तो वो एक वर्ग कंटिन्यूअसली बना हुआ चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जब पीढ़ी दर पीढ़ी बना हुआ चलता है तो फिर उनका ऐसा व्यवहार हो ही जाएगा। बाद में जाके वो जो जातियां होंगी, जो गरीबी वाली जातियां होंगी, उनके साथ दुर्व्यवहार पहले से ही हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी और ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा लगने लगता है लोगों को कि ये जाति की वजह से हो रहा है। जबकि अगर जाति की वजह से होता है तो और भी तो दूसरी जातियां हैं। जैसे ब्राह्मणों में बहुत सारी जातियां हैं, क्षत्रियों में बहुत सारी जातियां हैं, वैश्यों में बहुत बहुत सारी जातियां हैं। इनमें तो है, इनमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति लगभग ठीक है, उतनी खराब नहीं है। भाई बनी है तो आप देखते ही हैं, वो तो आर्थिक स्थिति में ब्राह्मणों से भी ऊपर होते हैं। ब्राह्मण जो है वो पदों के टाइप में ऊपर हैं, तो इसलिए उनकी अपनी ताकत जैसी बनी रहती है, उतनी धनाढ़ नहीं होने पर भी। क्षत्रिय भी उसका ही हिस्सा रहते हैं ताकत का, तो उनकी बनी रहती है। अब बचे कौन? शूद्र बचे, जिनकी ना कोई ताकत है ना कोई आर्थिक स्थिति है। उन्हीं की जातियों में प्रॉब्लम रहती है। उन्हीं को लगता है कि हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये हम इस जाति के हैं इसलिए हो रहा है। ना ना, ये मूल कारण नहीं है, ये तो आपको अभी दिख रहा है ऐसा। तो क्योंकि अभी आप जाति छोड़ भी दें तब भी आपके साथ वैसे ही व्यवहार होगा जैसा हो रहा था। हाँ, आपको अमीर बना दिया जाए तब जरूर उस व्यवहार में काफी हद तक अंतर पड़ जाता है, काफी हद तक। क्योंकि अभी भी आपके नाते रिश्तेदार सब वहीं रहते हैं तो वो वाला असर रहता है। मगर काफी हद तक अंतर पड़ जाता है, आपके साथ एकदम वैसा वाला व्यवहार नहीं होगा जैसा उस जाति के गरीब के साथ होगा। अच्छा, ऊंची जाति के गरीबों के साथ भी जो ऊंची जाति के अमीर हैं वो बुरा व्यवहार करते हैं। किस वजह से? वही गरीबी की वजह से। तो मूल जो चक्कर है, मूल जो प्रॉब्लम है वो गरीबी की, ये मूल्यांकन की वजह से है। और मूल्यांकन जिनको भी गरीबी में रहने का की मजबूरी दे रहा है, मतलब छोटे कमरे में 6-7 लोग रह रहे हैं और सड़े हुए से कपड़े पहन रहे हैं, नहाने धोने की इस तरह की स्थिति नहीं है, टट्टी भी वहीं कहीं आसपास कर रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं। तो भाई कैसे कोई आपको ऊंची नजरों से देखेगा? कैसे? मुझे बताइए। जो बच्चा अच्छे खासे घर में पल रहा है, जहां बाकायदा बाथरूम होता है, बाकायदा सेंट इत्यादि, 2 बार नहाए, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना बढ़िया, तो शरीर उसका बढ़िया दिख रहा है, निरोगी पहलवान, सुंदर, अच्छे कपड़े पहने हुए है, कपड़ों से भी सुंदर दिख रहा है। अब वो जो व्यक्ति है वो इस जो इस मुंबई के धारावी से निकल के आ रहा है, झोपड़पट्टी से, उसके साथ वो कैसे अच्छा व्यवहार करेगा ये बताइए। चाहे आप उसको कितनी कथाएं सुनाएं कि मनुष्य मनुष्य होता है, ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसी कितनी पट्टियां पढ़ाओ, कितने ही साधुओं के उपदेश दे डालो, कितने ही जैन साधु बैठ के उपदेश दे डालें, कितने ही हिंदू साधु उपदेश दे डालें, कितने ही मौलवी उपदेश दे दें कि सब अल्लाह के लोग हैं, भेदभाव ना करो। भाई कैसे नहीं करेगा भेदभाव? जब हमने व्यवस्था तो ऐसी अडॉप्ट कर रखी है कि वो भेदभाव करने पे हमें मजबूरी करेगी। अगर हम भेदभाव नहीं करेंगे तो अगला हमारा जो पड़ाव है वो झुग्गी झोंपड़ी में होगा। अब झुग्गी झोंपड़ी पहुंच जाएंगे। क्योंकि मान लिया एक अंबानी का घर है, अब अंबानी गरीबों के साथ में जो झोंपड़पट्टियों में रहते हैं उनके साथ भेदभाव ना करे, थोड़ी देर के लिए सोच लो। तो भेदभाव नहीं करेगा तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि उसके बेटे की शादी वहां हो सकती है, उसकी बेटी की शादी वहां हो सकती है, उसके बेटे बेटी के उसके मित्र वहां हो सकते हैं, अंबानी का मित्र वहां हो सकता है। तो वो उसका वहां आना जाना होगा। उसका आना जाना होगा तो जो झोंपड़पट्टी के लोग हैं उसका भी आना जाना अंबानी के महल में होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर वो भेदभाव नहीं करे तो ये सब होगा कि नहीं होगा आना जाना? तो फिर इस अंबानी का मूल्य का
मूल्य क्या बचेगा माने। फिर जो ऐसे लोग हैं जो नहाते नहीं हैं, जो, और वो नहाते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको उनके पास में कोई सुख सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नहाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि वो अच्छे से रहना नहीं चाहते, नहीं है उनके पास में पैसा नहीं है, तो ये सब चीजें वो अरेंज नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो अब वहां वो जाएंगे तो ये कैसे होगा? फिर तो चोरी भी उसके यहाँ आसानी से हो जाएगी। भाई जब हर कोई अंदर घुस जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि चौकीदार रखने की तो जरूरत नहीं है। तो अब जो गरीब हैं वो तो अमीर बनना चाहेंगे ना, तो अब उसके यहाँ चोरी आसानी से हो जाएगी, उसके यहाँ अपहरण आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब अंबानी के बच्चे वहां आराम से जा रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, तो कोई भी उनको किडनैप कर लेगा अंबानी से पैसा मांगने के लिए। तो कैसे नहीं भेदभाव होगा, आप मुझे बताइए। ऐसा थोड़ी है कि अंबानी कोई भेदभाव करना चाहता है। भाई मजबूरी है, अगर वो नहीं करेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, या तो उसे भी झुग्गी झोंपड़ी में ही आके रहना पड़ेगा और वैसा ही बनना पड़ेगा। नहीं तो संभव नहीं है कि वो उतना अमीर रहते हुए और फिर भी भेदभाव ना रखे, ये संभव नहीं है। ऐसा तो है नहीं ना कि उसको कोई मजा आता होगा इस सब में, कि कोई किसी कहीं बच्चे को रोता हुआ देखता होगा तो उसको मजा आता होगा कि हाँ, मेरा जीवन सफल हो गया, ऐसे तो नहीं सोचता होगा। लगता तो उसको भी बुराई होगा, लेकिन कर क्या सकता है? वो खुली एंट्री नहीं दे सकता अपने घर में। उसको भी ये डर होगा ना कि अब खुली एंट्री देंगे तो बच्चों की आपस में दोस्ती होगी, तो फिर शादी ब्याह भी होंगे, तो फिर सब कुछ होगा, तो फिर कोई भी आएगा, कोई भी मुझसे पकड़ के और मेरा अंगूठा लगवा लेगा और मेरी सारी धन दौलत ले लेगा। तो ये सब आप देख रहे हैं कि इतनी गरीबी मुफलिसी, और ज्यादा क्यों नहीं पैदा हो रहा है, ये मैंने आपको बात बता दी। ज्यादा इसलिए नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि पैदा करने वाले जो लोग हैं, प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं, वो अपना एक असेसमेंट लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि हमारा कितना बिक जाएगा, उस आधार पर ही वो काम करते हैं। उतना ही जॉब प्रोड्यूस करते हैं, उतने ही वो स्टोर करते हैं, और उन्हें पता है कि एक साल में मेरा इतना करके बिक जाना है, बस उस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि नहीं तो उसका भी लॉस होगा ना, क्योंकि वो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। अंबानी भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। अभी जब मोदी जी ने क्या कोई ये जो तीनों बिल हैं, ये ये वापस लेने की घोषणा की, या जब रूमर चल रहा था कि वापस ले सकते हैं, तो अंबानी के शेयर गिर गए और अडानी के शेयर बढ़ गए, है ना। हजारों करोड़ रुपए का अंतर पड़ गया होगा उसी दिन अंबानी को। आप सोचें इस तरह से। तो हर आदमी अपना एक इन्वेस्टमेंट लगा के रखता है ना, तो वो इसी तरह से लगाता है कि भाई कितनी मांग हो सकती होगी, उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन करता है। तो ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो जब सुख सुविधाओं का ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो भैया 140 करोड़ जनता को मिलेगा कैसे? ये मुझे कोई भी आदमी बता दे। जब तक ये अर्थशास्त्र हमने अडॉप्ट कर रखा है, अभी वाला जो है, और ये हर देश की बात है। अब चूंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो मैं भारत की बात कर रहा हूँ, या हिंदी भाषी जो भी देश होंगे, कहीं थोड़ी बहुत हिंदी बोली जाती होगी, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। जब तक ये अर्थशास्त्र लागू है व्यवस्था में, तब तक किस विधि से आप इतना प्रोडक्शन कर सकते हो कि वो सबको मिल जाए? कौन करेगा इतना प्रोडक्शन? कहां से वो इतना इन्वेस्टमेंट करेगा? अंबानी कहां से उतना इन्वेस्टमेंट करेगा कि वो इतना प्रोडक्शन कर दे कि वो सबको मिल जाए भाई? क्योंकि कहां से मिलेगा? कोई तो खरीदने पहुंचेगा नहीं। वो वो अगर प्रोड्यूस करके रख भी दे तो खरीदने कोई पहुंचेगा नहीं, जब खरीदने पहुंचेगा नहीं तो बेकार हो जाएगा मामला। अभी भी तो बाजार में कितना सारा माल पड़ा हुआ है। बाजार में अभी भी कई सारे माल ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं, जो उनके बिकते नहीं है, फिर उन्हें कम कम रेट वेट करके बेचने पड़ते हैं, या बड़े बड़े खराब भी हो जाते हैं कई बार। होता है कि नहीं होता है?
तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई व्यवस्था हमने ऐसी कर रखी है कि एक अंदाजे से ज्यादा कोई आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसको भय है कि डूब जाएगा वो। तो ऐसे अर्थशास्त्र में जो हर आदमी को भयभीत करके रखता है और उसको मिनिमाइज करके रखता है कि वो इससे आगे ना सोचे, इससे आगे। अब कोई लोग बोलते हैं नहीं ये तो सब नेताओं की गलती है, वो नहीं, इस पर भी हम आगे आएंगे। नेताओं वाला चैप्टर भी आएगा, उस पर भी हम देखेंगे कि नेता भी मजबूर ही हैं। जैसे आज के उसमें मैंने आपको बताया कि अमीर आदमी भी उतना ही मजबूर है इस खराब वाले अर्थशास्त्र में, जितना गरीब आदमी मजबूर है। मजबूरी के रूप में दोनों की बराबर मजबूरी है। दोनों जिन जिन चीजों में मजबूर हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उन चीजों में उनके हाथ नहीं है अपने, पर्सनली। क्योंकि नीतियां उनके हाथ में नहीं है, नीतियां हैं नेताओं के हाथ में। अच्छा, नेता क्यों नहीं बनाते हैं नीतियां, उसकी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे जब जब नेता वाला चैप्टर आएगा कि नेता नेता लोग क्यों मजबूर हैं। तो आज ये मूल्यांकन वाला जो है यहीं पे पूरा करते हैं। आपको कोई जो प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो अगर मैं इसको हर एक उसमें लेके जाऊंगा तो यही घंटों में आपको मुझे समझाना पड़ेगा हर उसमें। तो इससे मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि हर आदमी की जिंदगी जो जहन्नुम बन रखी है, गरीबों की ज्यादा जहन्नुम बन रखी है, अमीरों की थोड़ी कम जहन्नुम है, मगर है दोनों की जहन्नुम ही। तो वो क्यों हो रखी है, वो इसी वजह से हो रखी है। क्यों एक आदमी को 12-12 घंटे काम करके भी अपने घर अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और अधिकतम जनता ऐसी ही बैठी हुई है, उसको जॉब नहीं है। एक कंपनी वाला अपनी जॉब को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता कि 4-4 घंटे वो 3 आदमियों को दे दे, क्योंकि सैलरी उसे कम से कम 8-10 हजार, 12 हजार मिनिमम वेज है तो 12 हजार देनी पड़ेगी। माने 12 ही थी, 36 हजार में काम करवाएगा। जबकि वो क्या करवाता है कि 12 घंटे एक आदमी को काम करवा लेता है और 12 हजार, और ऊपर से ओवर टाइम का 2-3 हजार और दे देता है, तो उसका कम कम में काम हो जाता है। यही यही तो आज का अर्थशास्त्र है कि कम से कम में चीज पैदा करवाओ, ताकि वो थोड़ी सस्ती रहे और ज्यादा लोग उसकी मांग कर सके। इस वजह से एक आदमी के ऊपर ही काम ज्यादा पड़ जाता है, काम उसका हम बांट नहीं सकते बाकी लोगों में। तो आए, जिनके कोई सवाल हैं वो सीधे भी इसमें जुड़ सकते हैं, आके पूछ सकते हैं जिन्हें ज्यादा सवाल पूछने हैं, और जिन्हें एक आध सवाल पूछना है वो तो वहां टाइप करके भी पूछ सकते हैं।